गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए भी एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू ऑफ पॉइंट से भी अगर बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स और ये कोई एक फंक्शन है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट किए तो आपको मिला, सपोज कीजिए ये कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी। तो इसी सी के कारण आप बोलते हैं इस इंटीग्रल को इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि ये सी ऑर्बिट्री कांस्टेंट है तो ये अलग अलग वैल्यू ले सकता है। तो इसके कारण इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक फैमिली ऑफ कर्व हो जाता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करता है सी के कारण, इसलिए हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसमें पॉइंट नंबर 2, अब अगर मान लीजिए यही इंटीग्रेशन अगर हमारा a टू b में हो जाता या b टू a में हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, b टू a में हो जाता, तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन था ये तो यही रहता एफ एक्स प्लस सी, लेकिन इसमें एक लिमिट लग जाता और वो होता b टू a। इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग इसमें पुट करते तो हमको मिलता एफ ऑफ ए प्लस सी, और इससे माइनस करते नीचे वाले लिमिट को पुट करके, तो वो क्या मिल जाता हमको एफ ऑफ बी और फिर माइनस का सी। तो ये सी और ये सी कैंसिल, आपको क्या मिला एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो कहीं सी नहीं है क्योंकि ये सी कैंसिल हो गया माइनस होने के कारण। तो इसी के कारण हम इस इंटीग्रल को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें c नहीं है और c के कारण ही इसको क्या बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। अच्छा, अब इस एक बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं। वो क्या है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है कि इंटीग्रेशन 2 to 3 और आपको गिवन है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसको कैसे बनाते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर को तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3, और इसमें हम लोग लिमिट क्या लगा लेते हैं 2 to 3। तो अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो ये 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब 2 पुट करेंगे तो ये 8/3, ये कैंसिल हो गया। तो 9 माइनस 8/3 तो क्या आता है 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 दैट मीन्स 19, तो 19/3 ये हमारा आंसर होता है। तो अब अगर इसके बाद अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करने आ रहा है तो आप इंटीग्रेट कर लिए और फिर अपर लिमिट पुट किए और उसमें से लोअर लिमिट पुट करके माइनस कर दिया और जो आया वो आपका आंसर हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो लिख लेते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट algebraic sum of areas। इसका क्या मतलब है algebraic sum of areas का, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ एक कोई फंक्शन का ग्राफ बनाएं, सपोज कीजिए ये ग्राफ। अच्छा, अब अगर हम इसको बोले कि ये हमारा A1 है, इस ये जो रीजन आपको दिखा ना इसका एरिया, ये एरिया हम क्या बोले A1 और नीचे वाले एरिया को बोले A2। अच्छा, फिर अगर ये आगे भी कहीं अगर मान लीजिए हम यहाँ एक और इंटरसेक्शन करा लेते हैं और इस एरिया को हम बोले A3, तो अगर ये पॉइंट का नेमिंग हम कर लिए 0, सपोज कीजिए ये 0 है और ये पॉइंट हम बोले कि ये आपका A है, तो और ये किसी न किसी फंक्शन का तो ग्राफ होगा, तो मानिए y इक्वल क्या है एफ एक्स है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ
जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिकली ये जो तीन रीजन फॉर्म हो रहा है इसके एरिया के सम को दिखा रहा है। वो भी कैसे? अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम का मतलब A1 प्लस A3 माइनस A2, ये इंपॉर्टेंट है। A1 प्लस A3 माइनस A2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया होगा वो तो हम प्लस में काउंट करते हैं, लेकिन जो नीचे एरिया होता है वो माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो आया वो ये ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम यहाँ लिखे कि अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। हालांकि ये सब अभी स्टार्टिंग है चैप्टर, तो ये सारा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब हम लोग प्रॉपर्टी ये सब पे आएंगे तो काफ़ी आसान आपको चैप्टर लगेगा। अब इसमें हम पॉइंट नंबर 4 क्या इसमें हम लोग जान सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 0 to पाई, अच्छा, और यहाँ लिखा है 10x, तो क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 to पाई में? तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में π/2 भी आएगा, और π/2 जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि ग्राफ कहीं टूट गया तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे? देखिए, ये कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है? π/2 पे। तो हम क्या किए, 0 to π/2 माइनस किए fx dx। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एग्जैक्ट π/2 हम नहीं लिए, π/2 से थोड़ा सा पहले हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़े थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो अगर कहीं a माइनस लिखा है तो इसका मतलब एग्जैक्ट a नहीं हुआ, a से थोड़ा सा पहले, नेग्लिजिबल एकदम पहले, तो ये π/2 नहीं है। प्लस आगे क्या करते हैं, अब फिर यहाँ से सोचिए 0 to कहाँ गए, माइनस π/2, और फिर माइनस π/2 से π/2 प्लस से फिर हम पहुँचते पाई पे। तो सोचिए ये भी तो एग्जैक्ट नहीं है π/2, और फिर हमारा फंक्शन होता है fx dx। इसका मतलब जो जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हुआ था उस पोर्शन को हम क्या किए, रिमूव कर दिए। अब आप देख सकते हैं ये अभी हम 0 to पाई में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें π/2 नहीं है। अच्छा, तो ये एक कंडीशन हुआ, ऐसा हम लोग कर सकते थे। अब अगर हम इसमें पॉइंट नंबर 5 आपसे डिस्कस करें, तो पॉइंट नंबर 5 क्या है? अगर मान लीजिए कि आप कहीं इंटीग्रेशन कर रहे हैं a to b fx dx में, तो इक्वल टू ऐसा हम लिख सकते हैं माइनस, अगर हम इस लिमिट को चेंज कर दें, इसको b से a में कर दें, तो ये बन जाएगा fx dx। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो हम ऐसा भी लिख सकते थे कि a to b fx dx प्लस b to a fx dx, तो इसका वैल्यू होता 0। अब ऐसे भी सोचिए, अगर यहाँ पे b to a लिमिट था तो आप कैसे निकाले, f of a माइनस f of b। इसको उल्टा कीजिएगा तो इसमें से ऑब्वियसली माइनस कॉमन आ जाएगा, तो वो माइनस यहाँ है और वो इधर